चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इतिहास का कोई धर्म या जाति नहीं होती। आप जो संरचनाएं देख रहे हैं उनमें मध्यकालीन भारत का इतिहास छिपा हुआ है। इन कब्रों के पास हमें बताने के लिए कई कहानियां हैं जो अब समय की धूल के नीचे दबी पड़ी हैं। यहां आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को महसूस कर सकते हैं। एक समय था जब ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था। समय के साथ साथ जैसे जैसे शासक और राजवंश बदलते गए, इन संरचनाओं का महत्व खत्म हो गया और किसी को भी इन संरचनाओं की परवाह नहीं थी। ये सदियों से घनी जंगली झाड़ियों से घिरे पड़े थे। समय के साथ इन कब्रों के आसपास के क्षेत्र गांवों में विकसित हो गए। कई सदियों के बाद ब्रिटिश राज के दौरान इन गांवों को हटाकर इनके आसपास के क्षेत्र को एक पार्क के रूप में विकसित कर दिया था। दोस्तों, वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो लोधी गार्डन का दृश्य है। लोधी गार्डन दिल्ली की वो जगह है जहां प्रकृति इतिहास से मिलती है। यहाँ पर एक शानदार उद्यान के अलावा दिल्ली सल्तनत काल के कई प्राचीन स्मारक भी हैं, जिसे देखने के लिए काफी दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं और अपने खास लम्हों में से कुछ पल यहाँ बिताते हैं। आइए, मैं आपको करीब 90 एकड़ में फैला ये लोधी गार्डन के दिलचस्प इतिहास से रूबरू कराता हूँ। बगीचे और स्मारकों के नवीनीकरण के बाद इसका उद्घाटन 9 अप्रैल 1936 को वायसराय लॉर्ड विलिंगडन की पत्नी लेडी विलिंगडन ने किया था, जिस कारण इसे लेडी विलिंगडन पार्क भी कहा जाता था। वर्ष 1947 के बाद इस पार्क का नाम लेडी विलिंगडन पार्क को बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया था। लोधी गार्डन में अधिकांश स्मारक सैयद और लोधी राजवंशों के समय के हैं, जब यह क्षेत्र 15वीं और 16वीं शताब्दी में उनका शाही कब्रिस्तान था। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया, और लोधी राजवंश एक अफगान राजवंश था जिसने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये है मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा। सैयद वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह का मकबरा यहाँ के सबसे बड़े मकबरों में से एक है। मोहम्मद शाह सैयद वंश के तीसरे शासक थे, जिन्होंने सन 1434 से 1444 तक शासन किया। इनका शासनकाल इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उस दौरान सरहिंद के अफगान सूबेदार बहलोल लोधी ने पंजाब के बाहर अपने प्रभाव को बढ़ा लिया था। कहा जाता है कि ये लोधी उद्यान का सबसे पुराना जीवित इमारत है। इसमें एक अष्टकोणीय डिजाइन और इसके विशिष्ट केंद्रीय गुंबद के चारों ओर इंडो इस्लामिक वास्तुकला दिखाई देते हैं। छत को अरबी और सुलेख रूपांकनों के साथ गोलाकार डिजाइनों का उपयोग करके नक्काशीदार प्लास्टर से सजाया गया है। यह वास्तुकला हिंदू और इस्लामी शैलियों के संयोजन का एक अच्छा उदाहरण है। मकबरे में 8 कब्रें हैं और बीच में जो कब्र है उसे मोहम्मद शाह की कब्र बताया जाता है। बताया जाता है कि बाकी कब्रें उनके परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों की हैं। जो हम सामने देख रहे हैं वो बड़ा गुंबद है। ऐसा माना जाता है कि इस भव्य गुंबद का निर्माण लोधी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोधी ने करवाया था। इस मकबरे के अंदर कोई कब्र नहीं है, इसलिए इसे मस्जिद परिसर का भव्य प्रवेश द्वार माना जाता है। बड़ा गुंबद का आकार चौकोर है। बड़ा गुंबद के साथ ही 3 गुंबदों वाला मस्जिद भी स्थापित है। ये मस्जिद लोधी वंश के दौरान प्रयोग होने वाले उत्कीर्ण और चित्रित चूना पत्थर की सजावटी तकनीक का बेहतरीन नमूना है। दक्षिणी मेहराब पर अंकित लेख सन 1494 का है। मस्जिद की दीवारों और छत पर खूब चित्रकारी की गई है और फारसी भाषा में कुछ लिखावट भी की गई है। मस्जिद की भीतरी छत पर भी खूब बढ़िया कलाकारी की गई है। यहाँ की दीवारों पर ज्यादातर कुरान की आयतें लिखी हैं। मस्जिद के दूसरी तरफ एक मेहराबदार मंडप है जो जाहिर तौर पर एक गेस्ट हाउस था। इसे मेहमान खाना के नाम से जाना जाता है। बड़ा गुंबद के सामने एक पुरानी कब्र देखी जा सकती है। इस कब्र में कौन दफन है यह कोई नहीं जानता, परंतु ये स्पष्ट है कि वो सिकंदर लोधी के शासनकाल में कोई उच्च पदाधिकारी था। ये बहुत दुखद बात है कि एकांत जगह होने के कारण
युवा जोड़े इस प्राचीन मस्जिद के अंदर कुछ निजी समय एक साथ बिताते हैं और इस तरह इस जगह का अनादर करते हैं। प्राचीन पवित्र स्थान चाहे किसी भी धर्म के हों, उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। बड़ा गुंबद के ठीक सामने से आप जो देख रहे हैं वो है शीश गुंबद। शीश गुंबद का अर्थ है कांच का गुंबद। स्मारक को मूल रूप से नीली एनामेल टाइलों से सजाया गया था जो कांच की तरह चमकती थी। माना जाता है कि इस भवन के ऊपरी हिस्से में कभी इस तरह की टाइल्स लगी होंगी। हालांकि इसकी अधिकांश नीली टाइलें समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी और इस प्रकार उनमें से बहुत कम बची हैं। नीली टाइल की सजावट अब केवल मुख्य अग्रभाग के शीर्ष पर निशानों में बची है। शीश गुंबद को सिकंदर लोधी के शासनकाल में बनवाया गया था। इस स्मारक के अंदर कई कब्रगाह स्थित हैं, जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। शीश गुंबद में हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का शानदार मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस गुंबद को चमकता हुआ गुंबद भी कहा जाता है। ये कब्रें एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वे एक ही परिवार के सदस्यों की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ किसे दफनाया गया है यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। यहाँ दफन है लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी, जिसने सन 1489 से लेकर सन 1517 तक शासन किया था। सिकंदर लोधी का मकबरा उनके पुत्र इब्राहिम लोदी द्वारा उनकी मृत्यु के बाद सन 1517 में बनवाया गया। हालांकि सिकंदर ने अपनी राजधानी दिल्ली के बजाय आगरा के करीब सिकंदरा को बना लिया था, लेकिन उसे दफन दिल्ली में किया गया। ये शायद इसलिए किया होगा क्योंकि उसके पूर्वज दिल्ली में ही दफन थे। बाकी मकबरों की तरह ये भी एक अष्टकोणीय संरचना है जिसे हिंदू रूपांकनों से सजाया गया है। ये संरचना डबल गुंबद की तरह बनाई गई थी, जिसे बाद में मुगलों द्वारा सुधारा गया। दीवारों से घिरा यह मकबरा दिल्ली में निर्मित होने वाली आखिरी प्रमुख लोधी इमारत थी और माना जाता है कि ये कुछ हद तक मोहम्मद शाह की कब्र से प्रेरित थी। इस मकबरे की मुख्य आकर्षण इसका आंतरिक भाग है, जिसे विभिन्न रंगों की मीनाकारी टाइलों से सजाया गया है। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है और भारत का सबसे पुराना सुरक्षित संलग्न उद्यान मकबरा है। मकबरे की दीवारों पर मुगल वास्तुकला के डिजाइन हैं और दीवारों पर कई विदेशी भाषाएं खुदी हुई हैं। जीवन के अंतिम समय में सुल्तान सिकंदर लोदी के गले में बीमारी होने से 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह की मृत्यु आगरा में हुई और वहां से दिल्ली लाकर दफन किया गया। बाबर ने सन 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की। इस तरह से लोदी सल्तनत का अंत हो गया और वे इतिहास का हिस्सा बन गए। ये स्थान प्रकृति की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के खूबसूरत मिश्रण को दर्शाता है, जहां समय सदियों से रुका हुआ लगता है। जब आप इस विशाल परिक्षेत्र में घूमते हैं तो वास्तव में ऐसा महसूस होता है कि आप एक अलग समय क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और दिलचस्प वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।